हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आपने पीछे की क्लासों में ध्यान दिया होगा तो आपको यूवी का इंट्रोडक्शन और यूवी का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ में आया होगा। आज जो मैं आपको इस क्लास में डिस्कस करूंगा वो यूवी के कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड है, जिसमें मैं आपके सामने आज डिस्कस करूंगा क्रोमोफोर, ऑक्सोक्रोम, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट एंड स्पेक्ट्रल शिफ्ट। इसमें देखते हैं स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम का क्या मतलब होता है। आप इस स्लाइड में देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा यहाँ पे क्रोमोफोर। स्टूडेंट्स, क्रोमोफोर क्या है? आपने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पढ़ लिया, आपने बियर्स लैम्बर्ट लॉ को समझ लिया, कैसे एब्जॉर्बेंस पे बियर्स लैम्बर्ट लॉ वर्क कर रहा था, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। लेकिन ये अब क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम, ये क्या नया कॉन्सेप्ट है? कैसे क्रोमोफोर वर्क करता है, कैसे ऑक्सोक्रोम वर्क करता है? आज मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है क्रोमोफोर और क्या होता है ऑक्सोक्रोम। पहले हम डेफिनेशन को पढ़ेंगे, फिर हम उसमें लिखी हुई लाइन को पूरी तरीके से समझेंगे कि उस लाइन कहना क्या चाह रही है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने दिखाता हूँ। इट इज डिफाइंड एज एनी आइसोलेटेड कोवेलेंटली बॉन्डेड ग्रुप that shows a characteristics absorption in the ultraviolet or the visible region. It means students, क्या हुआ यहाँ पे देखिए, ये क्या है? आइसोलेटेड कोवेलेंटली बॉन्डेड ग्रुप है। सबसे पहले आप यही समझ जाइए कि क्रोमोफोर को हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंटली बॉन्डेड ग्रुप्स बोलते हैं। ये आप ध्यान रखिए। और क्या लिखा है? दैट शोज अ कैरेक्टरिस्टिक्स एब्जॉर्प्शन। क्लियर? क्या करते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स एब्जॉर्प्शन इन द अल्ट्रावायलेट और द विजिबल रीजन। यहाँ पे क्या मतलब हुआ? यहाँ पे सीधा सा ये मतलब हुआ, कोई भी ग्रुप है, कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी कंपाउंड जो क्या है आपके सामने? कोवेलेंटली बॉन्डेड है। कोवेलेंटली बॉन्डेड है। हुआ क्या यहाँ पे? यूवी रेडिएशन इस पे पड़ी। क्लियर स्टूडेंट्स? क्या हुआ? यूवी रेडिएशन इस पे पड़ी और इस कंपाउंड ने क्या किया? एब्जॉर्प्शन को शो किया। कैसे एब्जॉर्प्शन को शो करता है? किस फॉर्म में? लैम्डा मैक्स के फॉर्म में। बस यही क्रोमोफोर होता है। ऐसे कंपाउंड जो क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। किसके थ्रू? यूवी रेडिएशन के थ्रू। क्या बोलते हैं उनको? हम क्रोमोफोर बोलते हैं। ये बात आप हमेशा याद रखना। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आप देखिए, मैं आपको यहाँ पे सेकेंड लाइन का मतलब समझाता हूँ। ये देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रोमोफोर्स। कैसे? कौन कौन से होते हैं? देखिए, क्रोमोफोर इन विच द ग्रुप कंटेन्स कौन सा इलेक्ट्रॉन? पाई इलेक्ट्रॉन, एंड दे अंडरगो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। आप समझ गए होंगे, ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या प्रेजेंट हो? पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो वो क्या शो करेंगे? पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन शो करेंगे। और ऐसे क्रोमोफोर को क्या हम बोलेंगे? इथाइलिन और स्टाइलियंस। क्लियर? ऐसे कंपाउंड क्या हुआ? इथाइलिन है आपके पास, इथाइलिन रखा आपने, क्या किया? इस पे यूवी रेडिएशन डाली। इसने क्या किया? यहाँ पे लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। लाइट को क्या जितना एब्जॉर्ब किया, किस फॉर्म में? वो हमारे सामने शो हो गई, लैम्डा मैक्स के फॉर्म में शो हो गई। यही कहना चाह रहा है वो। सेकेंड देखिए आप, क्रोमोफोर विच कंटेंस द पाई इलेक्ट्रॉन एंड नॉन बॉन्डिंग बोले तो यहाँ पे क्या होगा? इसका मतलब उसमें क्या होनी चाहिए? लोन पेयर। क्लियर? क्या कहा? ऐसा कंपाउंड जिसके पास क्या हो? पाई इलेक्ट्रॉन भी हो और क्या हो? लोन पेयर भी हो। ऐसे कंपाउंड क्या शो करते हैं? ट्रांजिशन शो करेंगे। क्या ट्रांजिशन शो करेंगे? पाई वाला होगा तो कौन सा शो करेगा? पाई टू पाई स्टार, यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और एन की वजह से कौन सा ट्रांजिशन शो होगा? यहाँ पे एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन शो होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? कौन कौन से एग्जाम्पल है आपके सामने? कार्बोनिल कंपाउंड, नाइट्राइल, एजो कंपाउंड्स एंड नाइट्रो कंपाउंड्स। ये बात हमेशा याद रखना। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। सीधी सी बात में अगर आप हम समझें, क्रोमोफोर क्या है? क्रोमोफोर कोवेलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड्स हैं। इनके ऊपर क्या हुआ? यूवी रेडिएशन पड़ी, उन्होंने क्या किया? यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया। और जो एब्जॉर्ब किया किस फॉर्म में हमने देखा? लैम्डा मैक्स के फॉर्म में देखा। क्लियर? जो शो कर रहे हैं यहाँ पे यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके लैम्डा मैक्स को जो शो कर रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे? क्रोमोफोर बोलेंगे। क्लियर? और जो नहीं एब्जॉर्ब कर रहे उनको क्रोमोफोर थोड़ी बोलेंगे, जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं उन्हीं को बोलेंगे हम क्रोमोफोर। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने जो दूसरा कॉन्सेप्ट है उसको देखिए आप। यहाँ पे क्या है?
ये देखिए ऑक्सोक्रोम। अब ऑक्सोक्रोम क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑक्सोक्रोम मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि सपोज करिए, ऑक्सोक्रोम का काम क्या है? ऑक्सोक्रोम के ऊपर जब भी कभी भी डायरेक्ट यूवी रेडिएशन पड़ेगी तो वो कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाएंगे। जैसे सपोज करिए कोई भी चीज ऑक्सोक्रोम मैंने ले ली, ऐसा आप समझिए भी, और इसके ऊपर मैंने क्या डाल दिया? यूवी रेडिएशन डाल दी। क्लियर? जैसे ही इसके ऊपर यूवी रेडिएशन पड़ेगी, यहां पे एब्जॉर्बेंस जो होगी वो क्या होगी? नहीं होगी। ऑक्सोक्रोम यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। फिर आप यहां पे पूछ सकते हैं कि सर जब ये ऑक्सोक्रोम एब्जॉर्बेंस शो ही नहीं कर रहे हैं तो हम सर इनको यूवी में पढ़ क्यों रहे हैं? ऐसा क्वेश्चन आपके दिमाग में डेवलप होना चाहिए। तो हम पढ़ स्टूडेंट्स इसलिए रहे हैं कि जैसे क्या हुआ, यहां पे मैं आपको बताता हूं, जो ऑक्सोक्रोम है इनका खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इनका खुद का कोई मतलब नहीं है यूवी के साथ। लेकिन ये क्या करते हैं, अगर किसी भी क्रोमोफोर के साथ जुड़ जाते हैं तो उसकी जो वेवलेंथ होती है, उसका जो लैम्डा मैक्स होता है, उसको जरूर चेंजमेंट कर देते। आप बात को समझ रहे हैं? इन्होंने क्या किया, ऑक्सोक्रोम जो है उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उनका खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया, क्रोमोफोर के साथ ऐड होके क्या कर दिया, लैम्डा मैक्स को शो कर दिया, एब्जॉर्बेंस उन्होंने शो कर दी। यही चीज यहां पे लिखी हुई है, आप पढ़िए। एन ऑक्सोक्रोम कैन बी डिफाइंड एज एनी ग्रुप व्हिच डज नॉट इटसेल्फ एक्ट एज ए क्रोमोफोर। क्लियर बात हो गई? आपको ये लाइन समझ आ गई होगी। वट हुज प्रेजेंस ब्रिंग about a shift of the absorption band towards the red end of the spectrum longer wavelength। क्या मतलब हुआ कि यहां पे जो ये क्या था, ये किसी की क्या है, एब्जॉर्बेंस है। किसने शो करी? क्रोमोफोर है ये, और इसके ऊपर क्या लग गया, ऑक्सोक्रोम ऐड हो गया। ऑक्सोक्रोम जैसे ही लगा उसने क्या किया, इसके स्पेक्ट्रल को क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। जिस जगह पे वहां पे लैम्डा मैक्स वो शो कर रहा था, अब क्या करेगा, लैम्डा मैक्स उस जगह पे ना शो करके थोड़ा सा आगे शो करेगा। ये चीज किसका काम है, यहाँ पे ऑक्सोक्रोम का काम है। ऑक्सोक्रोम का खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, लेकिन उसने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, क्रोमोफोर के साथ वो ऐड हुए और क्या किया, उसने वेवलेंथ को आगे बढ़ा दिया। समझ में आ गई स्टूडेंट्स? ये चीज है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, OH, OR, NH2, NHR, NR2 एंड SH। ये कुछ तरीके के एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप याद रखिएगा। अब जैसे कि मैं आपके सामने दिखाऊं, एक छोटी सी चीज मैं आपके सामने जस्ट एग्जाम्पल रखना चाहता हूं, आप समझिए इसको। जैसे सपोज करिए आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको पढ़ा रहा था, यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिए आप, आपके सामने मैं एग्जाम्पल रखता हूँ तो आपको समझ आएगा। जैसे ये देखिए, क्या है ये, CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर? क्या हो गया, ये इथाइलिन हो गया स्टूडेंट्स, हो गया। मैंने क्या किया, इस इथाइलिन में यहाँ पे ये जो CH2 था उसको ऐसे रहने दिया, डबल बॉन्ड COH कर दिया। यहाँ पे क्या किया, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे क्या जोड़ दिया, OH जोड़ दिया। अब क्या होगा, जो यहाँ पे इसका लैम्डा मैक्स था ना, और इनका जो लैम्डा मैक्स होगा, दोनों में क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। इसका लैम्डा मैक्स कम होगा और इसका ज्यादा हो जाएगा। यही एक सीधा सा एग्जांपल है, यही आप समझिए, यही क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम का कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए आप स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपके सामने इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। बहुत ही ज़्यादा इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि सर कि यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो कैसे यहाँ पे इंटरफेयर करता है, क्या होता है सॉल्वेंट, कौन से सॉल्वेंट मुझे यूवी में लेने चाहिए, क्या वर्क है उनका, क्या वो कैसे इंटरफेयर करते हैं, क्या लैम्डा मैक्स पे उनका क्या इफेक्ट पड़ता है सर। तो अब आप समझिए, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और आप एक एक लाइन का मतलब प्रॉपर तरीके से समझेंगे तो आपको यहाँ पे इसका मतलब पूरा समझ में आ जाएगा कि सॉल्वेंट का इफेक्ट कैसे यहाँ पे किसी भी कंपाउंड पे पड़ता है। स्टूडेंट्स देखिए, it should not absorb UV radiation in the same region as the substance whose spectrum is being determined। इस लाइन का मतलब आप कैसे समझेंगे, मैं आपको अभी समझाता हूं। आप इस लाइन को मैं टुकड़ों में आपको समझाता हूं। देखिए क्या लिखा है,
इट शुड नॉट एब्जॉर्ब यूवी रेडिएशन इन द सेम रीजन। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज करिए आपके पास कोई क्या है, ए कंपाउंड है, ओके, और आपने क्या लिया है, एक सॉल्वेंट भी लिया है। क्लियर? हुआ क्या, जिस सॉल्वेंट में मैं इसका एब्जॉर्बेंस चेक कर रहा था, हुआ क्या, अगर सपोज करिए ये कंपाउंड ए का स्पेक्ट्रा है, ठीक है ना, और इसी तरीके का स्पेक्ट्रा बन के आ जाता है सॉल्वेंट का, तो हम यहां पे स्टूडेंट्स इस चीज को प्रॉपर स्टडी नहीं कर पाएंगे, कौन सा यहाँ पे सॉल्वेंट का स्पेक्ट्रा है, कौन सा हमारे कंपाउंड का है। इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि आपको सॉल्वेंट जो लेना है वो उसका जो यूवी रेडिएशन है वो क्या नहीं होनी चाहिए, वो सेम रीजन में नहीं होनी चाहिए, किसके, आपके कंपाउंड के। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, यूजली यूज सॉल्वेंट दैट डोंट कंटेन कंजुगेटेड सिस्टम। अगर आपने पढ़ा होगा यूवी सही से तो आपको समझ में आया होगा कि अगर यूवी में कंजुगेशन, अगर किसी भी कंपाउंड में कंजुगेशन बढ़ता चला जाता है तो उसका लैम्डा मैक्स चेंज हो जाता है। यही चीज यहाँ पे कही गई है कि सॉल्वेंट जो होना चाहिए उसमें कंजुगेट सिस्टम नहीं होना चाहिए। अगर कंजुगेटेड सिस्टम उसमें हो जाएगा तो उसका क्या मतलब होगा, वो कहीं ना कहीं क्या कर देगा, लैम्डा मैक्स को शो कर देगा। और लैम्डा मैक्स से अगर कंपाउंड और आपके सॉल्वेंट दोनों का क्या हो जाएगा, आपस में इंटरफेयर करेंगे तो हमें समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा कंपाउंड का है और कौन सा सॉल्वेंट का है। क्लियर? इसीलिए आपको ऐसा सॉल्वेंट नहीं लेना है जिसमें क्या हो, कंजुगेट सिस्टम हो। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ द सैंपल इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर द स्पेक्ट्रल एनालिसिस। अगर आपको सही तरीके का रिजल्ट चाहिए तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल भी यहाँ पे कंसंट्रेटेड जो आपका सैंपल है उसको नहीं लेना है, आपको सीधी सी बात है उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करके यूज करना है। कंसंट्रेटेड में सही रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे जो है, मोस्ट कॉमनली यूज सॉल्वेंट इज द 95% इथेनॉल। ये आप मार्क करिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे कहीं ना कहीं ज़रूर पूछा जाएगा, किसी ना किसी एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछ ही लिया जाएगा कि यूवी के लिए कौन सा सॉल्वेंट सुटेबल है, तो वहाँ पे आपको इथेनॉल पे टिक करना होगा। और ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा इथेनॉल, 95% इथेनॉल, ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, इथेनॉल इज बेस्ट सॉल्वेंट, ओके, एंड इट इज चीप एंड इट इज ट्रांसपेरेंट। क्लियर? अगर आपसे कभी भी पूछा जाए स्टूडेंट्स, वाइवा में भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे सीधा आपसे एग्जामिनर अगर ये क्वेश्चन करता है कि इथेनॉल को हम यूवी में क्यों लेते हैं, तो आपको वहां पे पता होना चाहिए, क्योंकि जो इथेनॉल होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, ट्रांसपेरेंट होता है। आप क्या बोलेंगे, सर चीप होता है। चीप होता है, ये तो आपके आधे मार्क्स की बात हो गई। लेकिन अगर आपको पूरा मार्क्स चाहिए और अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको सीधी सी बात है कि आपको बोलना ही बोलना पड़ेगा कि इथेनॉल क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। और कोई भी चीज़ सपोज करिए अगर ट्रांसपेरेंट है तो उसके ऊपर कोई भी रेडिएशन पड़ेगी तो क्या हो जाएगी, आर पार होती चली जाएगी, एब्जॉर्बेंस बहुत ही निल होगी, बहुत निल, ना के बराबर होगी। यही चीज़ यहाँ पे कही गई है। नेक्स्ट देखिए आगे, यहाँ पे देखिए, सम अदर सॉल्वेंट विच आर ट्रांसपेरेंट। क्लियर? कुछ ऐसे भी सॉल्वेंट हैं जो क्या है, ट्रांसपेरेंट है, अबव 210 नैनोमीटर, और जो यूवी की रेंज होती है वो 200 के आसपास ही होती है। तो 210 और 200 लगभग आप नियर अबाउट ही हैं, ठीक है। 210 आर कौन सा सॉल्वेंट, एनहेक्सेन, मिथाइल अल्कोहल, साइक्लोहेक्सेन, एस्टोनाइट्राइल, डाइथाइल ईथर। ये आप ध्यान रखिएगा, ये कुछ ऐसे सॉल्वेंट हैं जिनको हम क्या करते हैं, यूवी में हम यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए आके, फॉर अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर? क्या करना है, इथेनॉल, वाटर एंड साइक्लोहेक्सेन सर्व द पर्पस बेस्ट। इसका मतलब ये हुआ है कि मोस्टली जो सॉल्वेंट हम यूज करते हैं वो एक तो इथेनॉल होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, एक वाटर होता है और क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन होता है। इन सॉल्वेंट्स को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखते हैं, लैम्डा मैक्स वैल्यूज वेरीज विद चेंज इन द पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। अगर क्या करेंगे आप, आपने डिफरेंट तरीके के सॉल्वेंट यूज कर लिए तो उनकी पोलैरिटी अगर चेंज होगी तो वो क्या करेंगे, लैम्डा मैक्स अलग तरीके का शो करेंगे। कंपाउंड, अगर आपके पास ए कंपाउंड है, ठीक है, कोई ए कंपाउंड है, आपने क्या किया, उसमें को भी इथेनॉल ले लिया और अगली बार क्या किया आपने, उसमें वाटर ले लिया,
या अगली बार आपने क्या किया, उसके साथ साइक्लोहेक्सेन ले लिया, तो क्या हो जाता है यहाँ पे पोलैरिटी अगर यहाँ पे आप चेंज करेंगे सॉल्वेंट के साथ, तो क्या होता है आपकी जो लैम्डा मैक्स वैल्यू होती है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत शिफ्ट हो जाएगी। वो डिपेंड करता है कि आप हम कैसे आइडिया लेंगे, हमें देखना पड़ेगा कि हमने कौन सा सॉल्वेंट लिया है, तो वहां से हमें आइडिया लग जाता है कि हाँ इसका शिफ्ट इतने पे आता है। ओके, नेक्स्ट है लिटिल और नो इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ एल्कीन और बेंजीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये सारी चीजें तो हो गई, देखिए आप समझिए, ये जो सारी चीजें हैं आपको बताता हूं, ये सारी चीजें आपकी हो गई सेमेस्टर के पर्पज से, बहुत अच्छी चीजें हैं ये, क्लियर। पर सेमेस्टर के साथ साथ अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में की प्रिपरेशन में हैं तो आपको ऐसी चीजें भी ध्यान देनी है। लिटिल और नो इफेक्ट इज एब्जॉर्ब इन केस ऑफ एल्कीन और बेंजीन, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा। जैसे ही आपसे पूछा जाएगा आपने क्या किया है, सीधा सा डायरेक्ट पढ़ रखा होता है। जब डायरेक्ट पढ़ रखा होगा तो आप इस तरीके के क्वेश्चन पर टिक नहीं कर पाएंगे, तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो आपको क्या करना है, सारी चीजों पर फोकस करते हुए चलना है, मेहनत एक बार करनी है और रिजल्ट सारी चीजों में लेके आना है, क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए जो आगे है एक सॉल्वेंट का चार्ट है, जिसको आप थोड़ा सा स्टूडेंट समझिए, आपको समझ आएगा। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखिए ये जो है आपके सामने, यहाँ पे सॉल्वेंट यूज्ड इन यूवी, कौन कौन से सॉल्वेंट जो है यूवी में यूज करते हैं, इथेनॉल, हेक्सेन हो गया, मिथेनॉल हो गया, साइक्लोहेक्सेन, डाइथाइल ईथर, वाटर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, टीएचएफ एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, इतने सॉल्वेंट है इस तरीके के हम यूज करते हैं। और यहाँ पे उनकी क्या लिखी हुई है, वैल्यूज लिखी हुई हैं, लैम्डा मैक्स वैल्यूज लिखी हुई हैं, जिनको आप ध्यान रखिए, ये पहले से ही फिक्स है। अब जैसे सपोज करिए आपने क्या किया, कोई कंपाउंड है आपके पास ए है, ओके, और आपने क्या किया उसको किस में यूज किया, क्लोरोफॉर्म के साथ, ठीक है, किसके साथ लिया आपने, क्लोरोफॉर्म के साथ लिया। अब आप देखिए हमें जो ग्राफ मिला वो क्या मिला, देखिए एक हमें जो ग्राफ मिला वो हमें इस तरीके से मिला और सेकंड ग्राफ हमें इस तरीके से मिला, क्लियर, ठीक है ना। यहां पे क्या हुआ, जो हमें एक पीक मिली वो कितने पे मिल गई, 245 नैनोमीटर पे, और एक पीक हमें जो मिल गई वो हो सकता है 230 के आसपास आ रही हो। क्या मतलब है, 230 के पास आ रही होगी। तो अब हम यहां से क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो 245 पे है ना सर, वो किसकी होगी, क्लोरोफॉर्म की होगी, और जो 230 और पे आ रही है ना वो किसकी होगी, हमारा जो कंपाउंड ए, क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए आप, सपोज करिए आपके पास कंपाउंड ए था, आपने क्या किया उसमें इथेनॉल लिया, ओके। अब देखना आपने क्या किया, उसको ग्राफ आपको किस तरीके से मिला, इस तरीके का आया, ठीक है। अब जो आप देखते हैं यूवी की रेंज कहां से स्टार्ट होती है, 200 के आसपास से वैसे ही स्टार्ट होती है, 200 से 400 मैंने आपको बताया था, ठीक है। और विजुअल की बोलेंगे तो यहाँ पे 400 से 800 नैनोमीटर हो जाती है, 200। अब देखिए यहाँ पे जो आपका इथेनॉल होगा, ठीक है, उसकी आपको कहाँ पे दिखेगा लैम्डा मैक्स, बिल्कुल बगल में ही आएगा, छोटा सा बिल्कुल बना होगा, जो बहुत ही निग्लेजिबल होगा, बहुत दिखेगा भी नहीं। तो आप सीधा सा समझ जाएंगे हाँ सर जो मेरा 230 के आसपास है वो मेरा किसकी वैल्यू आ रही है, मेरे कंपाउंड की वैल्यू है सर। क्लियर हो रही ना आपको बात, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लियर ग्राफ मिल रहा है, मतलब क्या है जो आपका कंपाउंड वो एक तरीके से प्योर भी है। अब इसी में आपको ग्राफ कहीं ऐसे मिल जाता, ऐसे बना होता, और साथ साथ में इसके ऊपर बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग टाइप होती, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते सही से। अब क्या है जब आपको क्लियर ग्राफ मिल रहा है तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, यही होता है सॉल्वेंट इफेक्ट। इसका मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ, देखिए आप जस्ट, ये तो कंपाउंड ए की बात हो गई, मैं एक आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए कंपाउंड क्या था, एसीटोन था, ठीक है, ओके। और एसीटोन का किस में ऐड किया मैंने, हेक्सेन में ऐड किया, एक बार मैंने क्या किया एसीटोन को हेक्सेन में ऐड किया, ठीक है। अगली बार मैंने क्या किया, एसीटोन को किस में ऐड किया, वाटर में ऐड किया, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप बात को। अब आप देखिए क्या हुआ इसमें, जब आपने एसीटोन को हेक्सेन के साथ आपने ऐड किया तो उसकी पीक कहां पे आ गई, ये देखिए आप कहां गई, 279 नैनोमीटर पे दिखी, बात आ रही है आपको समझ में। और देखिए आप जो वाटर की पीक, और जब आपने वाटर ऐड किया तो आपको पीक कहां पे दिख रही है, यहाँ पे 264 पे दिख रही है। कभी कभी स्पेक्ट्रल शिफ्ट हो जाता है, किसकी वजह से, सॉल्वेंट की वजह से। बात आ रही है समझ में, बहुत ध्यान रखिएगा। अब चलिए मैं आगे आपको पढ़ाता हूं एक नया टॉपिक, बिल्कुल जो एक नया टॉपिक है उस पर आप ध्यान दीजिए, स्पेक्ट्रल शिफ्ट। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेक्ट्रल शिफ्ट,
आप कभी कभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इस टॉपिक में, आपको यही नहीं समझ नहीं पाते हैं कहाँ पे आपका बैथोक्रोमिक शिफ्ट हो रहा है, कहाँ आपका हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट हो रहा है, कहाँ हाइपर हो रहा है, कहाँ हाइपो हो रहा है। तो सबसे पहले इस चीज़ को पढ़ने के लिए आप अपने दिमाग में दो चीज़ों का कैटेगराइजेशन करिए। आप देखिए जो स्पेक्ट्रल शिफ्ट होगा वो या तो एब्जॉर्प्शन शिफ्ट होगा या तो इंटेंसिटी पे होगा। ठीक है, बात आ रही समझ में। अब आप देखिए यहाँ पे इस तरीके का ग्राफ आपके सामने बना होगा। यहाँ पे क्या होगा, आपका एब्जॉर्बेंस ए होगी, इसको हम बोलेंगे इंटेंसिटी शिफ्ट, क्या होगा इंटेंसिटी शिफ्ट, ये क्या होगा यहाँ पे लैम्डा मैक्स होगा। ठीक है, क्लियर। अब जरा हम इसको पढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है इसमें, एब्जॉर्प्शन शिफ्ट में क्या आएगा और इंटेंसिटी शिफ्ट में क्या आएगा। पढ़ते हैं, थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। ये देखिए, अब स्टूडेंट्स आप देखिए बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा पहले इसकी लाइन को पढ़िए, आपको समझ आएगा। द पोजीशन शिफ्ट ऑफ सिग्नल, ओके, सिग्नल मतलब इस तरीके का जो आपको मिलता है, ठीक है, सिग्नल पीक बैंड टू द लॉन्गर वेवलेंथ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सोक्रोम और सॉल्वेंट इफेक्ट। बात आ गई आपके समझ में, क्या हुआ यहाँ पे आप समझिए, ऐसे देखिए, आपके पास कोई पीक ऐसे थी, ठीक है ना, और वो पीक बढ़ के किस तरीके से हो गई, इस तरीके से हो गई, पहले यहां थी और कहां शिफ्ट हो गई, यहां शिफ्ट हो गई। क्लियर, पीक का अपनी एक जगह से दूसरे जगह पर आगे की तरफ चला जाना क्या होगा, बैथोक्रोमिक शिफ्ट होगा। बात आ रही समझ में, क्या होगा, बैथोक्रोमिक शिफ्ट होगा। और इसी पीक का किसी तरीके से स्टूडेंट्स पीछे आ जाना, कहां शिफ्ट हो जाना, इस पीक का पीछे शिफ्ट हो जाना, क्या हो जाएगा, जैसे सपोज करिए मैं आपको बताता हूं, यहां देखिए, चलिए मैं फिर से बना देता हूं आपके सामने। ये देखिए पे क्या हुआ था, इस तरीके का पीक था, पीक आगे शिफ्ट हो गया तो क्या हो गया, बैथोक्रोमिक, और पीक पीछे शिफ्ट हो गया तो क्या होगा, हिप्सोक्रोमिक। ये क्या होगा, हिप्सो, ये क्या होगा, बैथोक्रोमिक। समझ गए ना, क्या हुआ, लैम्डा मैक्स शिफ्ट हो गया। लैम्डा मैक्स कब शिफ्ट होगा, एब्जॉर्बेंस की वजह से। समझ रहे हो ना, यहां पे क्या किया, लाइट को कम एब्जॉर्ब कर रहा है तो लैम्डा मैक्स आपका क्या हो गया, पीछे शिफ्ट हो गया। लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है तो क्या हो गया, आगे शिफ्ट हो गया। कैसे, पहले सपोज करिए आपके पास कोई कंपाउंड था एक्स, था ना, और उस पे बाद में क्या हो गया, साथ में आके ऑक्सोक्रोम भी जुड़ गया। जब ऑक्सोक्रोम साथ में जुड़ गया तो क्या होगा, सीधी सी बात है, कोई अकेली चीज थी, दो चीजें, एक चीज और आपस में आके मिल गई तो पहले वो चीजें जितना एब्जॉर्ब कर रहा था उससे ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा ना, जब ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो सीधी सी बात है उसका जो लैम्डा मैक्स है वो क्या हो जाएगा, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, ये लाइन आपको समझ आ गई होंगी दोनों ही। ठीक है, वही चीज ये लिखी हुई है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम बैथोक्रोमिक शिफ्ट को क्या बोलते हैं, रेड शिफ्ट बोलते हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, और जो हमारे पास हिप्सोक्रोमिक होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू शिफ्ट बोलते हैं। क्लियर, इसको कैसे याद रखेंगे मैं आपको याद करा देता हूँ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको याद करा देता हूँ। जस्ट एक अगर यहाँ पे आप देखिए ट्रिक के फॉर्म में ले लीजिए, ऐसे लिखिए, लिखिए पहले आप बैथोक्रोमिक, दूसरा क्या है आपका हिप्सोक्रोमिक। टिक, यहाँ पे लिख दीजिए रेड, यहाँ पे लिख दीजिए ब्लू, ऐसे याद रखिए। बी से क्या स्टार्ट हो रहा है, बैथोक्रोमिक, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लू। तो क्या है, बैथो ब्लू सेम नहीं होंगे, मतलब क्या है, दोनों बी एक साथ नहीं आएंगे, दोनों क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो आप ऐसे याद रखिएगा, जब अपोजिट होंगे तो जो बैथो को क्या बोलेंगे, रेड शिफ्ट, और हिप्सो को क्या बोलेंगे, ब्लू शिफ्ट बोलेंगे। ठीक है ना, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बात थी, अभी तक क्या हो जा रहा था, यहाँ पे लैम्डा मैक्स शिफ्ट हो जा रहा था। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, हाइपरक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक क्या होता है, इसमें क्या लिखते हैं, इंक्रीज इन एब्जॉर्बेंस इंटेंसिटी। देखिए अभी तक हम जो डील कर रहे थे वो यहाँ पे डील कर रहे थे, ठीक है, अब यहाँ पे एब्जॉर्बेंस इंटेंसिटी शिफ्ट,
क्या मतलब हुआ इस चीज का? देखिए, पीक का ऊपर नीचे होना कैसे, देखिए यहां पे लिखा है इंक्रीज इन एब्जॉर्बेंस इंटेंसिटी। सपोज करिए इस तरीके की पीक थी, ओके। अब पीक क्या हो गई, ये पीक थी तो वहीं पे, लेकिन कहां हो गई, ऊपर हो गई। जैसे सपोज करिए ये पीक कितने पे थी, 245 पे थी, ओके। अभी भी ये कितने पे ही है तो 245 पे ही, लेकिन क्या हो गई, इसकी इंटेंसिटी बढ़ गई, ये थोड़ी सी क्या हो गई, ऊपर की तरफ हो गई। क्यों हो गई, कंजुगेशन इसमें बढ़ गया होगा, क्लियर। और क्या हो सकता है इसमें, अनफोल्डिंग। ये डीएनए का सबसे बढ़िया एग्जांपल है यहाँ पे। अगर आप डीएनए में पढ़ते हैं तो डीएनए की अगर अनफोल्डिंग हो जाती है, क्या हो जाती है, डीएनए की अनफोल्डिंग हो जाती है तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, आप याद रखिएगा, ओके। और जो डीएनए का अगर आपका क्या हो जाता है, एग्रीगेशन हो जाए, तो आप याद रखिएगा उसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाती है, लोअर हो जाती है। कैसे समझेंगे, देखिए मैं आपको दिखाता हूं एक नया एग्जांपल। ऐसे समझिए आप, जैसे इस तरीके का अगर आप ग्राफ बना रहे हैं, ऐसे बना दीजिए आप, ठीक है, ऐसे ध्यान रखिए, ऐसे कर दीजिए, क्लियर। यहां पे आप लिख दीजिए लैम्डा मैक्स, यहां पे आप लिख दीजिए इंटेंसिटी शिफ्ट। लैम्डा मैक्स का आगे की तरफ बढ़ना स्टूडेंट्स, बैथोक्रोमिक, और लैम्डा मैक्स का पीछे बढ़ जाना क्या कहलाएगा, हिप्सो, ठीक है। इंटेंसिटी का ऊपर चला जाना हाइपर, और इंटेंसिटी का नीचे आ जाना हाइपो। समझ गए ना, समझ जाएंगे बिल्कुल सही से, आप देखिए इस कॉन्सेप्ट को, आपको समझ आएगा। और यही यहाँ पे भी कहा गया है, हाइपोक्रोमिक में डिक्रीज इन द एब्जॉर्बेंस इंटेंसिटी, एग्रीगेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन और लेस कॉन्जुगेशन। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी अच्छे से। देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज मैं आपको और दिखा दे रहा हूं, आप समझिए। जब भी आपसे इसमें एग्जाम में ये ग्राफ आपसे पूछा जाए, जब भी आपसे ये इस तरीके का कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाए स्पेक्ट्रल शिफ्ट का, आपको ये वाला डायग्राम भूलना नहीं है। आप इस डायग्राम को जरूर बना के आना। यहाँ पे क्या था, इंटेंसिटी, मैं एक बार फिर से बना दे रहा हूँ आपके लिए, आप ध्यान रखिए। इंटेंसिटी शिफ्ट था और यहाँ पे लैम्डा मैक्स था। ये वाला ग्राफ आप जरूर बना के आइएगा, इसको आप, तो ये क्या है आपका ग्राफ जो है वो आपकी सारी बात को, पैथोक्रोमिक और यहाँ पे हिप्सोक्रोमिक, आप स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, इस तरीके का आप ग्राफ जरूर बना के आइएगा जब आपसे स्पेक्ट्रल शिफ्ट पूछा जाए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंफ्यूजिंग रहता है थोड़ा सा, स्टूडेंट्स इन चीज़ों में ही कंफ्यूज बने रहते हैं, पैथो क्या है, हिप्सो क्या है, हाइपो क्या है, हाइपर क्या है। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ पे आप फोकस करिए, थोड़ा सा ट्रिक बना के याद करिए, आपको याद हो जाएगा। जैसे मैंने आपको भी बताया था कि यहाँ पे मैंने आपको लिखाया था बैथो, और नीचे यहाँ पे क्या लिखाया था, हिप्सो, ठीक है ना। अब बैथो मतलब रेड, और ये क्या था, ब्लू। ऐसे याद रखिए, बैथो, बैथो में क्या हो रहा था, आगे बढ़ रहे। अब यही मतलब हो गया कि आगे आप पैर बढ़ाओगे तो क्या है, खतरा है, रेड हो गया ना, रेड मतलब खतरा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।